ओके। अच्छा, आज हमने जो देखना है वो बेसिकली एक रिसर्च पेपर है। एक रिसर्च पेपर को आपने समझना है कि उसके अंदर क्या मटेरियल है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो कैसे हमने देखनी है, कैसे गेस करना है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि हम पेपर को स्किमिंग और स्कैनिंग भी कहते हैं, और क्विक उसका हम क्रिटिकल रिव्यू करते हैं किसी भी रिसर्च पेपर का। अब आपके पास जो भी रिसर्च पेपर होता है वो बेसिकली इसके सबसे ऊपर उसका टाइटल होता है, उसके बाद उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, फिर इंट्रोडक्शन के अंदर उसकी स्कीमेटिक डायग्राम ज़्यादातर दी होती हैं, फिर रिजल्ट सेक्शंस होती हैं, डिस्कशन होती है, और फाइनली कंक्लूजन होता है। तो हम ये देखें कि इस किसी भी एक रिसर्च पेपर के अंदर क्या मटेरियल है, क्या कुछ दिया हुआ है, उसकी मेन आउटकम्स क्या हैं। तो ये ज़्यादातर हम उसकी जो मेन फाइंडिंग्स या आउटकम्स हैं वो उसकी एब्स्ट्रैक्ट से ही हम देख सकते हैं, और उसके कंक्लूजन से देखते हैं। ठीक है, अब हम वन बाई वन सब चीज़ों को देखते हैं। लाइक मैं एक डायरेक्ट पेपर की तरफ जाता हूँ, कल वाले पेपर की तरफ। ये हमारे पास एक रिसर्च पेपर है, जो कि हमने कल भी कुछ थोड़ा सा देखा था। मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन ऑफ द टेक्सचर फीचर्स ऑफ पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे एक्यूरेटली क्लासिफाइज कोविड-19 लंग इन्फेक्शंस। अब ये इसका टाइटल है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप कोई पेपर, रिसर्च पेपर देखते हैं, तो ये देखना है कि ये रिसर्च पेपर क्या किसी अच्छी क्वालिटी रिसर्च जर्नल के अंदर पब्लिश्ड है। क्योंकि अभी आप लोग जो नए लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनको ये चीज़ समझनी होती है कि जो जर्नल है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। क्योंकि आजकल हजारों नहीं लाखों के हिसाब से ऐसे जर्नल हैं कि जो फेक जर्नल है, जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, वैल्यू नहीं होती है। तो जब उन जर्नल्स के अंदर से कोई भी आप आर्टिकल लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप यानी वो क्वालिटी रिसर्च वर्क आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से हमेशा अथेंटिक जर्नल्स ही देखने हैं। तो उनके लिए मैं आपको कुछ वेब रिसोर्सेज बता देता हूँ कि कौन से जर्नल्स हमारे पास अथेंटिक हैं, जो पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। अच्छा, जो नए लोग हैं वो थोड़ा सा ये भी देख लें कि जब भी कोई पेपर, रिसर्च पेपर होता है, तो उसका जो फर्स्ट पेज है, टाइटल पेज होता है। एक तो इसके अंदर ये इसका टाइटल होता है, और ये नीचे आथर लिस्ट है। दूसरे नंबर पे जर्नल नेम यहाँ टॉप पे ही होता है। अब इसमें जर्नल नेम ये है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑनलाइन, ये इसका जर्नल नेम है। उसकी इस साइड पे है हुसैन एटाल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑनलाइन 2020 1988, और ये एक इसका DOI दिया हुआ है। अच्छा, ये यानी ये बेसिकली मेरा पेपर ही है। तो हुसैन, ये लास्ट नेम लिखा जाता है, एटाल से मुराद ये कि इसके बाद बाकी सारे को ऑथर्स। उसके बाद इसमें एक और चीज़ होती है DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो ये बेसिकली जो भी रिसर्च पेपर्स होते हैं उनके अंदर एक मखसूस ID होती है, जिससे एक पेपर की पहचान होती है। जिस तरीके से हम CNIC कार्ड यूज़ करते हैं, इसी तरीके से पेपर्स के लिए डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है, जो कि 10 से स्टार्ट होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या ये पेपर जो है, ये जिस जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ है, क्या ये अथेंटिक जर्नल है। तो इसकी अथेंटिसिटी चेक करने के लिए आप क्या करना है कि एक जो सोर्स है वो है वेब ऑफ साइंस ग्रुप। ठीक है, तो ये वेब ऑफ साइंस ग्रुप, ये उसका ऊपर URL है, या सिंपली गूगल के अंदर आप वेब ऑफ साइंस लिखें तो आपके पास ये आ जाएगा। इसके अंदर आप ब्राउज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं तमाम जर्नल्स को जो कि इंडेक्स्ड होते हैं इन वेब ऑफ साइंसेस के अंदर। बेसिकली वेब ऑफ साइंस, ये आप इसकी डिस्क्रिप्शन बेशक देख भी सकते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर यानी इस वक्त पूरी दुनिया के जो जर्नल्स हैं, जो रिनाउंड जर्नल्स हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर इंडेक्स्ड होते हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो जर्नल, जिस जर्नल के अंदर पेपर पब्लिश है, जिसको आप रिव्यू करना जा रहे हैं, या जिसको आपने यूज़ करना है, क्या वो अथेंटिक है या नहीं है। तो ये मैंने ऑलरेडी इसके अंदर चुप सर्च किया था, तो सिंपली मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ।
उसके बाद इसकी डिटेल आ जाएगी इसके अंदर। अगर इसके अंदर मौजूद है तो आएगी, तो नहीं है तो नहीं आएगी। इसने ये कहा कि ये एग्जैक्ट मैच हुआ है, पब्लिशर इसका BMC है, और ये इसका कंप्लीट एड्रेस है, और ये इसका ISSN नंबर दिया हुआ है, वेब ऑफ साइंस कोर कलेक्शन के अंदर है, और ये इसकी सारी डिटेल्स आ गई। बाकी आप इसको मज़ीद डिटेल देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इससे ये मुराद है कि जो पेपर जिस जर्नल में भी हमने यूज़ किया, क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल पेपर है, मुझे तो पता था, लेकिन आपको जस्ट बताने के लिए कि ये अथेंटिक है। दूसरे नंबर पे एक और सोर्स है, ये है हायर एजुकेशन कमीशन का पाकिस्तान का। तो इसमें ये है कि HEC ने एक डेटाबेस बनाया हुआ है hjrs.hec.gov.pk। तो इसके अंदर भी आप उस जर्नल का नेम देंगे और उसके बाद आप उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे भी कुछ जैसे ये आगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑनलाइन, और कौन से मुल्क का है, ये यूनाइटेड किंगडम का है, ये सब्जेक्ट्स कवर कर रहा है। और इसके अलावा इसके अंदर एक और भी है कि फैक्टर के W कैटेगरी है, JPI इंडेक्स। ठीक है, ठीक है। तो ये जर्नल प्रेस्टीज इंडेक्स होता है 68 वैल्यू 100 में से। तो ये 2829 में से इसका जो रैंकिंग है वो 567 है। और उसके बाद इसमें कुछ मीट्रिक्स हैं, ये कुछ वैल्यूज हैं, यानी जिसकी बेस पे इसको रैंक किया गया है। तो वो हैं EFTA, AIF है, SJR है, H इंडेक्स है, CD2 है, SNIP है। ये मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, ये नीचे इनकी डिटेल दी हुई है। इसमें जो CD2 है ये मोस्टली इसका इम्पैक्ट फैक्टर होता है 2.49, और ये बाकी अदर फैक्टर्स भी हैं। तो इनको खैर आप जब डिटेल में देखना चाहें तो आप इनको देख सकते हैं। तो इसकी बेस पे बेसिकली इसको रैंक किया हुआ है। इट मीन्स कि आप दोनों चीज़ों से हमारी अथेंटिसिटी हो गई है, तो लिहाजा आप इस पेपर को फर्दर रिव्यू कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सिर्फ ये था कि आपके पास कोई भी एक पेपर है, किस जर्नल में पब्लिश है। चूंकि बात यह है कि जब आप किसी भी रिसर्च पेपर को एक नया पेपर लिखने के लिए साइट करते हैं, उसका बैकग्राउंड उससे लिखते हैं, तो जो अथेंटिक जर्नल होगा उसके अंदर जो पेपर पब्लिश होगा वो वैल्यूएबल होगा, उसके कंटेंट्स भी बेटर होंगे। और इसी तरीके से जो जर्नल अगर फेक जर्नल होगा, उसके अंदर जो मटेरियल लिखा होगा किसी ने, उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं होगी। लिहाजा जितने अथेंटिक जर्नल्स होते हैं उनके अंदर जो पेपर पब्लिश होते हैं, इनको पूरी दुनिया के अंदर उस फील्ड के अंदर रिनाउंड एक्सपर्ट प्रोफेसर जो हैं वो उसको रिव्यू करते हैं, और फिर वो जब उनके मेयार के मुताबिक होता है फिर उसको पब्लिश करते हैं। तो ये बात हमेशा ज़हन में रखनी है कि अथेंटिक जर्नल की चीज़ें ही आपने रिव्यू करनी है, उनको साइट करना है, कोट करना है, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये जो पेपर है बेसिकली ओवरऑल इस पेपर का मकसद क्या है, क्या कहता है हमसे, या इस पेपर से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर मटेरियल क्या है। तो हमेशा ये होता है कि पेपर के अंदर सबसे पहले, जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, टाइटल होता है और फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, ये जो टाइटल है, टाइटल उस पूरे काम की एक लाइन में, एक सेंटेंस में, 2 लाइनों में, 3 लाइनों में वो उसकी एक समरी बता देता है कि ये पूरा काम है क्या। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम कोविड-19 लंग इन्फेक्शन है, इसको हम क्लासीफाई करना चाहते हैं, एक्यूरेटली क्लासीफाई करना चाहते हैं। एक हमारा ये काम आ गया, यानी इसके अंदर काम क्या है, एक्यूरेटली क्लासीफाई करना, और प्रॉब्लम क्या है, कोविड-19 लंग इन्फेक्शन। और दूसरे नंबर पर यह है कि इसके ऊपर मेथड क्या अप्लाई किया है, यानी ये किस तरीके से ये चीज़ की हुई है। तो ये मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन ऑफ द टेक्सचर फीचर्स है। तो ये बेसिकली टाइटल आ गया। और हम हमेशा ये होता है कि जब भी आप किसी पेपर का टाइटल लिखते हैं, चूज़ करते हैं, वो हमेशा ब्रीफ एंड प्रिसाइज होना चाहिए, यानी वो आपके प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करे कि प्रॉब्लम क्या है, काम क्या कर है, एक्शन भी परफॉर्म होना चाहिए, और मेथड क्या अप्लाई किया हुआ, ये सारी चीज़ें यानी उसके अंदर आ जानी चाहिए, 3-4 सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली आपका जो टाइटल है, इसी टाइटल को फर्दर एक्सपेंड किया जाता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, यानी जो आपका पूरा काम होगा पेपर का उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे एक्सपेंड किया जाता है।
अब ये मुख्तलिफ जर्नल्स की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ जर्नल्स में एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, लेकिन ये हेडिंग नहीं लिखी जाती। कुछ जर्नल्स ये कहते हैं कि आप इन हेडिंग्स के साथ ये चीज़ें लिखें। अब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी यही है कि आपके पास सबसे पहले 2 से 3 लाइन्स आप बैकग्राउंड लिखेंगे प्रॉब्लम की, कि किस प्रॉब्लम पे आप काम करने जा रहे हैं। उसके बाद एक आध लाइन आप लिखेंगे कि उसका मकसद क्या है, काम क्या है, करना क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद 2-3-4 लाइन्स आपकी होंगी कि इसके अंदर मटेरियल एंड मेथड्स क्या हैं, यानी कौन-कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए हुए हैं। और उसके बाद कुछ लाइन्स होंगी आपकी कि आपके उससे रिजल्ट्स क्या आए, और आखिर में आप 2-3 लाइनों में आप उसको समराइज़ कर देते हैं। आप कंक्लूजन बताते हैं कि ये जो पेपर या ये जो काम आपने किया है उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है, फाइंडिंग्स क्या हैं। तो अब जस्ट हमने चूँकि आज एक इस क्लास के अंदर तो इतनी चीज़ें कवर तो नहीं होती हैं, मैं जस्ट आपको उसको समरी बता रहा हूँ कि हमने एक पूरे पेपर में से चीज़ों को कैसे स्किम करना है, स्कैन करना है और उसकी जिस्ट बतानी है कि ये बेसिकली है क्या। अच्छा, अब बैकग्राउंड में देखें, इसमें ये चीज़ है कि ये मैंने चूँकि मोस्ट रिसेंट प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ कि कोविड-19 जो पेंडेमिक है, ये चेस्ट एक्स-रे इमेजेस ली हुई हैं और इसके ऊपर हमने यानी ये बेसिकली क्या है, कुड पोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर द रेडियोलॉजिस्ट एंड फ्रंट लाइन फिजिशियंस, ठीक है। ये बेसिकली हमारा प्रॉब्लम है। और अब इसके ऊपर क्या किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कुछ मेथड्स अप्लाई किए जा रहे हैं, और उनकी बेस पे हम ये कह रहे हैं कि वो उनके अंदर पोटेंशियल है कि जो डायग्नोस्टिक एफिशिएंसी जो है और एक्यूरेसी वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए। और पर्पस हमारा ये है कि हम इस जो स्टडी है इसको यूटिलाइज जब करेंगे एआई इमेजिंग एनालिसिस टेक्निक्स को डेवलप करके, तो वो एक्यूरेटली क्लासिफाई करेंगी, प्रिडिक्ट कर सकेंगी कोविड-19 लंग इन्फेक्शंस को, और बेस्ड ऑन द पोर्टेबल चेस्ट एक्सरेज। उसके बाद हमने मटेरियल मेथड है, मटेरियल इन मेथड्स में हमने ये बताया हुआ है कि इस केस में जैसे कल वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि हमने 4 किस्म के डेटा सेट लिए थे। कुछ थे कोविड-19 के, कुछ हैं बैक्टीरियल निमोनिया के, और कुछ हैं वायरल निमोनिया के, और कुछ नॉर्मल की, यानी चेस्ट एक्सरेज थी। यानी 130 जो हैं वो इमेजेस ली हुई हैं कोविड-19 की, 145 जो हैं वो बैक्टीरियल निमोनिया की, और 145 वायरल निमोनिया, और इसी तरीके से 138 नॉर्मल निमोनिया की। ये कुछ यानी डेटा सेट्स की फिगर्स या नंबर्स दिए हमें, उनकी चेस्ट एक्स-रे इमेजेस दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे हम साथ ये भी बताते हैं कि हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। जैसे हमने कल देखा कि हम उनके कुछ टेक्सचर फीचर्स और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे, जैसे हमने ऑलरेडी किए। और उसके बाद हमने ये किया कि उसका एनालिसिस करेंगे, और वो एनालिसिस हमने कुछ परफॉर्मेंस एवल्यूएशन मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने मेजर्स करने हैं, जो कि ये हैं। और फिर हमने कुछ 2-3-4 लाइन्स बताई हैं। अब यहाँ से ये पता चलेगा रिजल्ट से, यानी बेसिकली अगर आपने बिल्कुल फर्स्ट टाइम किसी पेपर को देखा है, आप देखते हैं कि इस पेपर में इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, तो कुछ आपको बैकग्राउंड तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो इन रिजल्ट से और कंक्लूजन से आपको पता चलेगा कि इसके अंदर ओवरऑल फाइंडिंग्स क्या आई हैं। तो यहाँ हमने ये बताया हुआ है कि 2 क्लास क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि कोविड को और वायरल निमोनिया को, ये कोविड को, बैक्टीरियल निमोनिया को, ये कोविड को, नॉर्मल निमोनिया को, किसी 2 क्लासेस को क्लासिफाई किया। यानी हमने एक सिस्टम डेवलप किया, फीचर्स कैलकुलेट किए, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को ये इनपुट दी, और फिर उसने इसको ट्रेन किया, टेस्ट किया, और फाइनली आपको आउटकम दी। तो 2 क्लास क्लासिफिकेशंस के लिए कोविड वर्सेस नॉर्मल के रिजल्ट्स आए। इसी तरीके से जो है कोविड वर्सेस बैक्टीरियल निमोनिया, और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो 96.34%, 95.35% इन 97.44%, ये उसकी एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी आई है। इनको हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारे पास इनकी जो एरिया अंडर द कर्व है मल्टी क्लास के लिए,
एक्यूरेसी और AUC है वो 79.52 और 0.87 ये AUC इसकी वैल्यू है ये। अच्छा, कंक्लूजन में क्या बताया हुआ है? कंक्लूजन में ये बताया हुआ है कि हमने ये जो सिस्टम डेवलप किया है जिससे ये डिटेक्ट किया है, तो इससे ये मुराद है कि इनकी एक्यूरेसी और ये बाकी in morphological features of the portable chest X-ray accurately distinguish the covered lung infections in patients in multi-class data sets। यानी हमारे पास मल्टी क्लास थी और उसके अंदर हमने ये जो टेक्सचर या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, हाँ जी, आप लोगों को आ रही आवाज? कैन यू हियर मी? यस सर, आ रही है। ओके ओके। ये कोई कॉल कर रहे हैं, उनको कहें कि आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लें। अच्छा, अब हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट के अंदर इसकी समरी थी। तो अब फर्ज किया कि आप इसी पेपर को किसी दूसरी स्टडी से, सिमिलर स्टडी से कंपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ से रिजल्ट्स के अंदर इसकी एक्यूरेसी और ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, इन वैल्यूज को आप देखेंगे और किसी दूसरी स्टडी में देखेंगे क्या ये वैल्यूज उससे ज़्यादा हैं या कम है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने काम जो किया है वो दूसरों से बेहतर है या नहीं है या क्या है, ये यहाँ से आपको पता चलेगा। उसके बाद आपका ये जो इंट्रोडक्शन होता है ये बैकग्राउंड होता है। आप इसको इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, ये बैकग्राउंड भी कहते हैं। और इसमें ये यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। ये मोस्टली जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं उनके इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड से चीज़ें लिखते हैं और उनको रिफ्रेश करते हैं। इसमें ये बताया है कि इन दिसंबर 2019 in the Wuhan Hubei province of China, a cluster of cases of pneumonia with an unknown cause was reported। ये सबसे पहले ये केस रिपोर्ट हुआ और ये वन रेफरेंस है इसकी लिस्ट में, आखिर में ये बताया हुआ है। इसी तरीके से कुछ इसकी समरी ज़ाहिर है ये काफ़ी डिटेल में होगी, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये सारा उसका प्रॉब्लम का बैकग्राउंड अब एक्सपेंड किया है। यानी एब्स्ट्रैक्ट में जैसे देखें हमने यहाँ पे क्या किया था, जस्ट 2-3 लाइनें लिखी हैं यहाँ बैकग्राउंड में, लेकिन आगे बैकग्राउंड में ये सारा 1 से 2 पेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर उसकी रेलिवेंट हिस्ट्री बताई हुई है कि ये बेसिकली एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 है, जिसको सार्स या कोविड 2 भी कहते हैं, और ये 2019 में इसको कोरोना वायरस या कोविड 19 का नाम दिया गया है। उसके बाद फिर इसकी डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स बताएंगे, जैसे WHO ने डिक्लेयर किया जनवरी 13, 2020 को कि कोविड-19 वाज द 6th पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ द इंटरनेशनल कंसर्न फॉलोइंग H1N1 which was reported in 2009। और पोलियो जो है वो 2014 में, और एबोला वायरस इसी तरह, जिका वायरस वगैरह वगैरह। तो ये 6th इसको हेल्थ इशू कहा गया है। इसी तरीके से आप यानी डिफरेंट पेपर्स हैं इनकी बैकग्राउंड को लिखते जाएंगे कि बाकी लोगों ने इस पे क्या काम किया है या सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, लोगों ने क्या क्या डिस्कस किए हुए हैं। ये सारे का सारा 2-3-4 यानी लाइंस आएंगी या 8-10 पैराग्राफ्स होंगे, वो सारे के सारे आपके बैकग्राउंड्स के होंगे और इनको विद फुल रेफरेंसेस के साथ लिखना होता है। लेकिन चूंकि अभी हमारा ये मकसद है कि हम जस्ट इसमें से स्कैनिंग और स्किमिंग करते हैं, हमने ये देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, यानी उसका बैकग्राउंड। उसके बाद ये देखना है कि इसके ऊपर लोगों ने क्या काम किया है। तो अब इसके ऊपर यानी एग्जिस्टिंग जो काम किया हुआ है 2019 में जब ये आया, वहाँ से लेकर अभी तक 1 साल से तकरीबन ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। तो लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स डेवलप किए हैं, टेक्निक्स डेवलप किए हैं। जैसे मैंने आपको कल एक कोई एग्जांपल बताई थी कि हमने टेक्सचर और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या GLCM फीचर्स कैलकुलेट किए हैं और फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई किए हुए हैं। इस तरह बाकी लोगों ने इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के ये काम किए हुए हैं। तो ये सिंपली बैकग्राउंड है, यानी आपने जब इसको स्कैनिंग एंड स्किमिंग करनी है तो इसको आप सिंपली देख लें कि किसी ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल किया है, किसी ने डिसीजन ट्री किया है, किसी ने ये एंट्रोपी और EFDS फीचर्स इस्तेमाल किए हैं,
किसी ने ज्योमेट्रिकल शेप्स उसकी कैलकुलेट की हुई है, किसी ने डेंसिटी कैलकुलेट की हुई है, एंड सो ऑन मेनी मोर। तो ये सारी के सारे ये जो बैकग्राउंड चीज़ें हैं ये सारी की सारी ये बताएंगे। अच्छा, अब एक लाजमी बात ये होती है कि जब भी आप देखते हैं यानी टाइटल के अंदर क्या चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे चीज़ें लिखी जाती हैं, बैकग्राउंड में थोड़ा सा उनको एक्सपेंड करते हैं। बैकग्राउंड या कुछ पेपर्स में इसको इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। और इस बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन के एंड में आपने एक आध पैराग्राफ लिखना होता है कि जिसमें आपने बताना है कि आपने क्या काम किया। और हमेशा ये बात भी याद रखें कि जब आप बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें कुछ पहले पहले पैराग्राफ के अंदर क्या होता है कि आप बैकग्राउंड आता प्रॉब्लम बताते हैं। उसके बाद अगले पैराग्राफ में क्या होता है कि आप एग्जिस्टिंग टेक्निक्स बताते हैं कि लोगों ने इसके ऊपर कौन कौन से मेथड अप्लाई किए। और फिर उसके फाइनल पैराग्राफ में कुछ उनकी लिमिटेशन बताते हैं कि अगर किसी बंदे ने ये काम किया है तो मे बी ये लिमिटेशंस हो सकती हैं कि हो सकता है उसके अंदर मजीद इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है कि जो हमने काम किया है। और फाइनल पैराग्राफ में फिर आप अपना काम बता देते हैं कि हमने क्या काम किया। तो अब इसमें हमने ये बताया हुआ है कि इन दिस स्टडी वी इम्प्लाइड मशीन लर्निंग मेथड्स टू क्लासीफाई texture features of the portable chest X-ray with the aim to identify COVID-19 lung infection। यानी हमने बेसिकली टेक्सचर फीचर्स कैलकुलेट किए, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को अप्लाई किए ताकि हम कोविड-19 लंग इन्फेक्शन उसको डिटेक्ट कर सकें या आइडेंटिफाई कर सकें। और उसके बाद हमने मार्फोलॉजिकल फीचर्स भी कैलकुलेट किए और एआई बेस्ड एल्गोरिथम को हमने यूज़ किया और इन्होंने यानी एक्यूरेटली इसको डिटेक्ट किया, जो हमने आगे रिजल्ट्स में देखेंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा पेपर की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादातर पेपर में ये होता है कि इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड, उसके बाद मेथड्स होते हैं, फिर रिजल्ट्स होते हैं। इसने यानी वो मेथड्स बाद में दिए हुए। पहले मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ, क्योंकि मोस्टली पेपरों का जो सीक्वेंस होता है वो इस तरह होता है। यानी इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है, मेथड्स होते हैं। अब जैसे ये मेथड्स हैं, ये पेज 8 पे डेटा सेट मेथड्स, ये पेपर में शेयर भी कर लूँगा और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अच्छा, मेथड्स में क्या क्या होता है, सबसे पहले डेटा सेट बताया होता है। डेटा सेट बेसिकली क्या है कि जिस पे सारा एनालिसिस करके ये पेपर लिखा है। जैसे आपको मैंने कल बताए थे कोविड-19 की इमेजेस बताई थी, इसी तरीके से लंग इन्फेक्शंस की चेस्ट एक्स इमेजेस बताई थी, नॉर्मल की और बैक्टीरियल निमोनिया की। तो ये सारे का सारा डेटा सेट होता है। और डेटा सेट ये, क्योंकि अभी हम ये जितना भी काम कर रहे हैं ये इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर है, इमेजिंग डेटा है। यानी ये इमेजिंग आपकी चेस्ट एक्सरे हो सकती हैं, सीटी इमेजेस हो सकती हैं, एमआरआई हो सकती हैं, एफएमआरआई हो सकती हैं, या पेट इमेजेस हो सकती हैं। ठीक है, डेटा सेट लिखने का तरीकाकार ये होता है, इसकी डिस्क्रिप्शन ये होती है कि ये डेटा सेट बेसिकली क्या है और ये कहाँ से लिया गया, या आपने खुद एक्वायर किया है। मोस्टली ये होता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोग काम करते हैं वो डेटा पहले एक्विजिशंस करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, और फिर उसको रिसर्च पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने चूंकि ऑलरेडी पब्लिश डेटा था, ये 2019 में ही आया है दिसंबर, उसके बाद। और ये github.com ये मोस्टली डेटाबेस सोर्सेज कुछ चीज़ें ये होती हैं कि आप लाइक ये करें कि ये बेसिकली डेटा सेट लिया कैसे है, एक्वायर कैसे किया है। यानी चेस्ट एक्सरे, जैसे आप ये देखें कि चेस्ट एक्सरे इमेजेस किस तरीके से ली जाएंगी कोविड की, यानी आपके लंग्स के लिए, या सीटी इमेजेस कैसे ली जाएंगी, या एमआरआई इमेजेस कैसे ली जाएंगी, जो भी मोडेलिटी होगी वो इमेजेस एक्वायर कैसे की जाती हैं, वो उसका थोड़ा सा प्रोसीजर बताना होता है। और मोस्टली जितने भी पेपर्स हैं उनके अंदर ये तरीकाकार बताया होता है, क्योंकि आपने सिंपली वहाँ से उनको देख कर रिफ्रेश करना होता है। तो ये दो किस्म के सोर्सेज हैं, एक कैगल और एक हमारे पास गिटहब।
इनसे हमने ये बेसिकली सारे के सारी इमेजेस, चेस्ट एक्सरे इमेजेस ली थी। और अगर आप इन पर क्लिक करें तो आपको ये सारे के सारे डेटा सेट यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली डेटा सेट में डेटा सेट के बारे में बताना होता है। उसके बाद हमारे जो मेथड्स हैं, हमने जो मेथड्स इस्तेमाल किए, जैसे कल मैंने आपको टेक्सचर फीचर्स या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कुछ बताए थे, जैसे कंट्रास्ट है, कोरिलेशन है, एनर्जी है, एंट्रोपी है, फ्लाई है, इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखना होता है। यानी टेक्सचर है क्या, यानी टेक्सचर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। मोस्टली जैसे आपके पास कोई इमेज है, तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली शेप को ज़ाहिर करती है। तो ये बेसिकली जैसे आपको मैंने कल बताया था कि एक नॉर्मल इमेज है, उसका एरिया डिफरेंट हो सकता है, जो पैथोलॉजिकल इमेज है उससे उसके इंट्रॉपी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, उसका कोरिलेशन डिफरेंट हो सकता है, एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, एंड मैनी मोर। तो ये सारे के सारे चीज़ें तो आपने इनको लिखना है कि ये हैं क्या, यानी विद द मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हवाले से। उसके बाद आपके पास जैसे मैंने कहा था कि स्कीमेटिक डायग्राम है। स्कीमेटिक डायग्राम मोस्टली ये होता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट से और स्कीमेटिक डायग्राम से ओवरऑल देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। जैसे इसमें डायरेक्ट बताया हुआ है कि लंग इनपुट लंग CHR इमेजेस, फिर उनके ऊपर फीचर्स कैलकुलेट किए हुए, टेक्सचर और मॉर्फोलॉजी कर, फिर ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ये क्लासीफायर के दिए हुए, उसके बाद उनके ऊपर ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा वैलिडेशन की हुई है, और फिर उसके बाद बताया हुआ कि ये कोविड है या बैक्टीरियल है या वायरल नमूनिया है या नॉर्मल नमूनिया। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम ये है कि आप किस प्रॉब्लम की ओवरऑल समरी बता देते हैं। उसके बाद फिर क्या है, अब इन सब मेथड्स को, यानी ये जो फीचर्स हैं इनकी आगे मेथड्स में इनकी सारी इक्वेशंस लिखनी होती हैं, इन क्लासीफायर्स की सारी इक्वेशनें लिखनी होती हैं। तो ये आप देखें कि ये क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री है, नाई बेस है, ये चूंकि भी आपके लेवल से बहुत ज़्यादा हाई है तो आप जस्ट इनको देख लें कि ये कुछ मेथड्स हैं। उसके बाद ये कुछ परफॉर्मेंस एवल्यूएशन मेजर्स हैं, इनको भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे। सिंपली अभी आप ये समझें कि सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिसिटी है और PPV है, और ये बेसिकली ये होती हैं कि इसी तरह इसमें एक एक्यूरेसी भी होती है। तो आपके पास जैसे एक नॉर्मल था और बैक्टीरियल निमोनिया था, या कोविड था और बैक्टीरियल निमोनिया था, अब आप उनको क्लासीफाई करते हैं तो उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होगी कि आप एक्यूरेसी देखेंगे। मसलन मैं आपको ये कहता हूं कि आप 10 स्टूडेंट हैं, अब 10 स्टूडेंट में मैं देखता हूं कि सबसे बेस्ट रिजल्ट्स किसने दिए, तो मैं ये कहूँगा कि A ग्रेड किसने लिया, ठीक है ना। तो A ग्रेड जिसने लिया इट मीन कि उसने अच्छे मार्क्स लिए। इसी तरीके से B ग्रेड लिया तो मैं कहूँगा कि सेकंड लेवल पे ये आ गए। इसी तरीके से ये कुछ एवेल्युएशन मेजर्स हैं जिनको हम देखेंगे वन बाय वन इन डिटेल से देखेंगे, तो हम इनसे बेसिकली चेक करते हैं। ये हमारे पास यानी मेथड सेक्शन आ गई है। उसके बाद हम आते हैं रिजल्ट सेक्शन पे। अच्छा, अब हमारे पास ये जो रिजल्ट सेक्शन हैं, रिजल्ट सेक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि इसके अंदर ये टेबल्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो जिनके अंदर ये प्रेजेंटेशन होती है। अब ये जो पहला टेबल है, ये टेबल इसके ऊपर इसकी ये कैप्शन है कि ये बेसिकली क्या बता रहा है। ये है परफॉर्मेंस ऑफ AI क्लासिफिकेशन ऑफ द टेक्सचर इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यूटिलाइजिंग 5 डिफरेंट क्लासीफायर्स ऑफ कोविड-19 n is equal to 130 वर्सेस नॉर्मल n is equal to 138। तो इसमें सिंपली आप ये देख सकते हैं कि हमने AI बेस्ड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम अप्लाई किए हैं और टेक्सचर और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कैलकुलेट करके, और कोविड वर्सेस नॉर्मल को ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये एल्गोरिथम्स हैं, क्लासीफायर्स हैं, XG, बूस्ट, L है, ट्री है, कार्ट है, KNN है, नाइबेस है। अभी आप जस्ट इसको समझे कि ये एक एल्गोरिथम है, मशीन लर्निंग क्लासीफायर है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, 20 हैं, 50 हैं, तो हर स्टूडेंट जो है जो ग्रेड अच्छा लेगा, हम कहेंगे कि ये फलां स्टूडेंट है उसने ग्रेड A लिया, 100% से मुराद है ग्रेड A लिया। अब ये एल्गोरिथम है, इट मीन्स कि इस एल्गोरिथम ने इस कोविड को और नॉर्मल को जब डिस्टिंग्विश किया, किन फीचर्स की बेस पे जो हमने टेक्सचर और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कैलकुलेट किए थे उनको एज ए इनपुट दिया, तो इसने कहा कि 100% बिल्कुल ये कोविड ही है और ये नॉर्मल ही है। नॉर्मल और उनके दरमियान चूंकि वैसे भी आप देखें कि नॉर्मल की ज्योमेट्री, शेप, सारी चीज़ें और होती हैं, कोविड वाली की और होंगी, तो उसने 100% दे दिया। उसके बाद इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इसी तरीके से ये सेकंड टेबल है। सेकंड टेबल में क्या है कि
इसमें अगेन क्लासिफिकेशन की हुई है कोविड वर्सेस बैक्टीरियल निमोनिया की। अब कोविड वर्सेस बैक्टीरियल निमोनिया में आप ये देखें, इसमें भी ये कुछ मेथड्स अप्लाई किए हुए हैं, और ये सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिसिटी है, पीपीवी है, एनपीवी, एक्यूरेसी है। अभी आप बाकियों को छोड़ दें, आप सिर्फ एक्यूरेसी को देखें, और जब हम इनकी डिटेल में जाएंगे तो हम उन पे भी आएंगे। अच्छा, अब इसमें देखें एक्यूरेसी, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें कौन सी आ रही है? 96.34 है, और फिर 91.46 है, 85.37 है, 71.95 है। तो हम ये कहेंगे जी कि इस टेबल के अंदर ये जो XG बूस्ट है, ये इसने सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। किसको क्लासिफाई करने के लिए? कोविड को वर्सेस बैक्टीरियल को। यानी 130 इमेजेस कोविड की दी, 145 इमेजेस बैक्टीरियल निमोनिया की दी। इनके हमने टेक्सचर और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कैलकुलेट किए, और वो सारे फीचर मैट्रिक्स जो हमने कल कैलकुलेट किया था वो इनपुट दिया XG बूस्ट को, और उसने कहा जी कि 96% यानी एक्यूरेसी बताई है कि ये कोविड ही है। तो ये एक अच्छी एक्यूरेसी है। हमेशा ये होता है कि आपकी जब भी 80, 90 या इससे ऊपर की एक्यूरेसी हो तो आप कहते हैं कि आपने जो डिवाइस की एल्गोरिदम, जो मेथड डेवलप किया है, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसी तरीके से फॉलोड बाय XG बूस्ट एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा टेबल है। इस टेबल के अंदर क्या कहा हुआ है कि कोविड वर्सेस वायरल निमोनिया, कोविड और वायरल निमोनिया, इसमें भी यानी 97.56% एक्यूरेसी बताई हुई है, और इस तरह सेकंड की 95 पॉइंट इतनी है, एंड सो ऑन। उसके बाद इन टेबल्स को आप देखें, इनकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, आप उसको बेशक पेपर में से पढ़ सकते हैं। और फाइनली हमने किया हुआ है कि टेबल 4 है, इसमें 2 क्लास क्लासिफिकेशन है, कोविड वर्सेस बैक्टीरियल निमोनिया, कोविड वर्सेस नॉन कोविड यानी वायरल निमोनिया, और कोविड वर्सेस नॉर्मल। और इसके अंदर क्या हुआ है कि R2 की क्लासिफिकेशन बताई हुई है। ये अगेन वही है, 96.34, 97.56 और 100। इसमें ये किया हुआ कि सिर्फ जिसने टॉप लेवल पे दी हुई है सिर्फ ये वो बताया हुआ है, यानी XG बूस्ट। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास एक और टेबल बन रहा है, टेबल 5। और टेबल 5 में अब ये मल्टी क्लास है, यानी पहले हमने दो दो को करके किया था, अब ये चारों को कंबाइन करके किया हुआ है। और जब चारों को कंबाइन करके दिया तो अब यहाँ पे इनकी थोड़ी सी ये चीज़ें कम हो गई हैं। एक्यूरेसी जैसे 79.52 आई है। यानी ये बेसिकली ये है कि जब हम दो क्लासेस के दरमियान, सपोज सिंपली आप भी देखें कि हम ये कहते हैं कि A और B ग्रेड के अंदर बताएं डिफरेंस, तो ये दो क्लासेस हैं। इसी तरीके से आपने यहाँ चार के अंदर, यानी वायरल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया, उसके बाद नॉर्मल और कोविड, इन सब चारों के चारों को कंबाइन करके यानी इसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट की। तो जब ज्यादा क्लासेस बनती हैं, जितनी ज्यादा क्लासेस बनेगी ज़्यादा, इतनी एक्यूरेसी उसकी थोड़ी सी कम होती जाती है। इस वजह से 79, यानी इसने मल्टी क्लास के अंदर भी इसने 79 नियर टू 80% उसने एक्यूरेसी इनकी बताई है। तो ये बेसिक हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। यानी बेसिक जो हमने प्रॉब्लम देखा, प्रॉब्लम ये था कि कोविड-19 चेस्ट एक्सरे इमेजेस थी, उसके बाद नॉर्मल निमोनिया की चेस्ट एक्सरे इमेजेस थी, बैक्टीरियल निमोनिया की थी, और वायरल निमोनिया की थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने कल तक के लेक्चर में ये किया था कि उनके हमने कुछ फीचर्स कैलकुलेट किए, वो फीचर मैट्रिक्स आया। फिर हमने उन फीचर मैट्रिक्स को मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स को दिया, जो कि एक नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद हमने उनकी कुछ परफॉर्मेंस मेजर्स की, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके ग्रेड ABCD करते हैं, इसी तरीके से हम इनकी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, PPV, NPV, एक्यूरेसी वगैरह कैलकुलेट करते हैं, और इनसे हमने इनकी परफॉर्मेंस देखी। उसके बाद आपके पास एक सेक्शन आती है जो कि है डिस्कशन सेक्शन। और डिस्कशन सेक्शन में अगेन ये होगा कि हमने कौन सा एल्गोरिदम अप्लाई किया, किस एल्गोरिदम ने सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिए, बाकी पिछले लोगों ने कौन से एल्गोरिदम अप्लाई किए थे, उनकी एक्यूरेसी क्या आई, उनकी परफॉर्मेंस क्या आई, एंड सो ऑन। और एक और काम भी इसके अंदर किया हुआ है, ये भी चूंकि अभी आपके लेवल से काफ़ी बाहर है, इसके अंदर ये किया हुआ है कि हमने ये जो सारे फीचर्स कैलकुलेट किए थे ना, ये जैसे कल अगर आपको याद हो, स्क्यूनेस, एंट्रोपी, कंपैक्टनेस,
स्मूथनेस, कॉर्टसेस, पेरीमीटर, एरिया, फलां 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 फलां, और इस तरफ आप एक ग्राफ देख रहे हैं। ये बेसिकली इन फीचर्स को रैंक किया हुआ है। रैंक से ये मुराद है कि अगर आपके पास ये 20-25 फीचर्स हैं ये सारे, तो इनके आगे कुछ वैल्यू आ रही है, एक राग की वैल्यू आ रही है, जैसे 0.2043 है, 0.18 दिस है, 0.17 है, ऐसे जैसे ये लाइन एक लंबी है, इट मीन्स कि ये स्क्यूनेस फीचर्स है, इसकी इंपॉर्टेंस इन बाकी फीचरों से ज्यादा है। इस तरह ये सेकंड फीचर एंट्रोपी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी फीचरों से, तो लिहाजा ये किया हुआ है कि इनको फीचर्स को रैंक किया हुआ है, यानी जिसकी राग वैल्यूज बड़ी आ रही है इट मीन कि वो फीचर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमेशा ये बात भी याद रखें कि हम जो जैसे फीचर्स मार्फोलॉजी का अगर 12-14 फीचर्स हैं, टेक्सचर के 8-10 फीचर्स हैं, ये सारे कंबाइन करके 20-25 फीचर्स बन रहे हैं, तो ये सारे के सारे जब फीचर्स हम कैलकुलेट करते हैं तो सारे फीचर्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर हम सिर्फ एरिया कैलकुलेट करें, एरिया से मुराद ये है कि उस जो चेस्ट एक्सरे इमेज है वो एक मैट्रिक्स बन रहा होता है, उसके अंदर इंटेंसिटी वैल्यूज होती हैं, तो वो सारी इंटेंसिटी वैल्यूज को हम सम अप करें, एरिया बन जाएगा। अब एरिया बेसिकली जरूरी नहीं है कि एरिया प्रॉपर डिस्टिंग्विश करे, तो जब हमने इन फीचर्स को रैंक किया तो इससे इन्होंने ये कहा कि स्क्यूनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बेसिकली स्क्यूनेस कोई ऐसी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहा है कि जो उनके अंदर उसकी अहमियत को ज्यादा बता रहा है। तो लिहाजा जब हम फीचर्स की रैंकिंग करते हैं तो ये जो डॉक्टर्स हैं, क्लिनिशियंस हैं, उनके लिए ये ज्यादा हेल्पफुल होते हैं कि कौन सा फीचर ज्यादा हेल्पफुल है, उसकी बेस पे वो फर्दर जो है उसका डायग्नोस्टिक करते हैं। इसी तरीके से हमने मजीद क्या किया कि डिस्कशंस हैं, ये बाकी लोगों की फाइंडिंग्स बताई हुई हैं, फलां की फाइंडिंग्स ये आई हैं, और आखिर में कंक्लूजन में हमने ये 2-3-4 लाइनें लिखनी होती हैं। हमने ये लिखा है कि ये जो डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग के जो मेथड्स थे आफ्टर टेक्सचर इन मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड फीचर्स accurately distinguish the chest X-ray of the COVID-19 patients from the normal subjects in patient with bacterial and non-COVID viral pneumonia। और इससे ये मुराद है कि ये जो अप्रोच है इसको हम यूज कर सकते हैं किस मकसद के लिए, to improve the workflow that facilitate in early detection and diagnosis of COVID-19 effective triage of patients with or without the infection diseases and provide efficient tracking of the disease progressions। तो इसमें हमने अपनी समरी बता दी है, यानी हमने जो अप्रोच अप्लाई किया, जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं, यानी 97, 98, 100%, उससे ये मुराद है कि ये जो फीचर्स हमने कैलकुलेट किए और AI बेस्ड एल्गोरिथम इस्तेमाल किए, ये उसको प्रॉपरली डिटेक्ट कर रहे हैं, लिहाजा ये एक इफेक्टिव अप्रोच है और ये हेल्पफुल हो सकती है कि हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकें और डिटेक्शन कर सकें। और कुछ हमने लाइनों में इसकी लिमिटेशंस भी बता दी, और उसके बाद फाइनली आपके एंड पे आपके रेफरेंसेस होंगे। तो आप ओवरऑल अगर इसको दोबारा से देखें तो इस पेपर के अंदर यानी जो एब्स्ट्रैक्ट था, पहले तो टाइटल था, टाइटल के अंदर हमने कुछ चीज़ें समराइज की कि ये AI बेस्ड मेथड हैं, और फीचर्स हमने टेक्सचर कैलकुलेट किए, और प्रॉब्लम हमारा चेस्ट एक्सरेज थे कवर्ड, और बाकी जो वायरल नमूने या बैक्टीरियल नमूने थे, और उनको हमने बेसिकली डिटेक्ट करना था या प्रिडिक्ट करना था। और इसी के एब्स्ट्रैक्ट में हमने ये बताया कि हमारा बैकग्राउंड यानी कवर्ड था, और पर्पस ये था कि हम एक ऐसा एल्गोरिथम डेवलप करेंगे जिसको प्रॉपर्ली डिटेक्ट करे। और मेथड्स में हमने ये कहा, मटेरियल एंड मेथड्स में पहले हमने डेटा सेट बताया कि ये डेटा सेट थे, कितने नंबर थे, और फिर हमने कहा कि हमारे रिजल्ट्स ये आए, ठीक है, और कंक्लूजन में हमने 1-2 लाइनों में कंक्लूड कर दिया। तो अब जब भी आप इसकी यानी स्कैनिंग एंड स्किमिंग करते हैं तो आप टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट में से ये चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद आप सीधा रिजल्ट्स पे जाते हैं। बाकी तो ये सारा बैकग्राउंड है, प्रॉब्लम है। उसके बाद आप यानी इंट्रोडक्शन के आखिरी पैराग्राफ में हमेशा देखा करें, जैसे इस केस में मैंने कहा कि ये हमने एक उसकी समरी बताई है, और फिर आप हमेशा रिजल्ट्स में जाएं। तो रिजल्ट्स के अंदर ये जो टेबल्स होते हैं या फिगर्स होती हैं, उनकी कैप्शन देखें कि ये कैप्शन क्या है, और ओवरऑल उसमें से मेन परफॉर्मेंस क्या आ रही है। फिर किसी दूसरे टेबल में जाएं और उसकी मेन परफॉर्मेंस क्या है,
और यहाँ तो इंटरप्रेट भी किया हुआ है। तो इस तरीके से आप यानी एक पेपर का क्रिटिकल रिव्यू भी कर सकते हैं, उसकी स्कैनिंग एंड स्किमिंग भी कर सकते हैं। बाकी इनकी हर एक की बड़ी डिटेल है कि ये एल्गोरिथम क्या है, ये मीट्रिक क्या है, ये कैसे मेजर होता है, इनकी अहमियत क्या है, इनकी क्या है, उनको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज जस्ट एक ओवरव्यू था कि हाउ वी स्कैन एंड स्किम एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पेपर। इज इट क्लियर? Yes, sir.